भारत देश का दुर्भाग्य कहूं या बदकिस्मती समझ में नहीं आता है। जिसने इस देश को बदलने की कोशिश किया, जिसने इस देश पे कुछ नया काम करने की प्रयास किया, जिसने ये सोचा कि भारत को एक नई राह पे ले चला जाए, भारत को आगे बढ़ाने के एक बड़ा काम किया जाए, तो कुछ ऐसी विदेशी ताकतें या देश के ही कुछ ऐसे गद्दार होते हैं जिन लोगों ने हमेशा से इस देश में, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हो, चाहे वो शुरू से जो पहली अगर क्रांतिकारी लाने वाले मंगल पांडे रहे हो, उसके बाद फिर तात्या टोपे रहे हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या कि फिर खुदीराम बोस हो, फिर सुभाष चंद्र बोस हो, फिर भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो, ये जो देश के क्रांतिकारी जिसने भी सोचा देश बदलाव के लिए, उसको कहीं ना कहीं मारने की कोशिश किया गया। उसके बाद में भी अगर मैं चलूं तो लाल बहादुर शास्त्री, जिसने एक बड़ा नारा दिया कि जो है जय जवान जय किसान, जिसका एक बड़ा सोच था इस देश के लिए, उसके बाद में अभी कुछ समय पहले एक बड़ी क्रांति इस देश पे लाना चाह रहे थे भाई राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित का क्या गुनाह था, क्यों मारा गया उसको, क्यों मार दिया गया उसको, ये बड़ी एक चिंता का विषय है इस देश के लिए। आज एक एक जवानों को जानना चाहिए कि क्यों क्रांति करने वालों को, क्यों समाज के लिए आगे जो सोचने वाले लोग हैं उनको मार दिया जाता है, ऐसा क्यों, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। देखो भाई राजीव दीक्षित जो चाहते थे वो शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन चाहते थे, ताकि हमारे समाज के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बड़ा कर सके। वो चाहते थे कि देश का जो पैसा है, जैसे अंग्रेजों ने लूटा, इतनी बड़ी भारी मात्रा में धन अंग्रेज इस देश से लूट करके ले गए थे, उसके बाद इस देश को बचाने के लिए वे एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे थे कि वर्तमान में भी हजारों कंपनियां, जिसको उन्होंने कई अलग अलग उनके वीडियोस को अगर आप देखें तो जिसका पूरा उन्होंने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश किया कि देश की अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा नुकसान है इस देश का। फिर बेरोजगारी के लिए उन्होंने बहुत सारा मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर के जो विदेश की ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जिनको वो खदेड़ना चाहते थे, समाज में न्याय व्यवस्था को लेकर के आना चाहते थे, आर्थिक व्यवस्था को एकदम स्ट्रांग करना चाहते थे, आज अगर वो होते और उनके प्रयास को और उनके साथ में अगर भारत देश काम कर रहे होते तो कहीं ना कहीं आज भारत में इतनी बेरोजगारी ना होता। और आज भारत देश का आप ये देख लीजिए कि कहां डॉलर पहुंच चुका है, हमारे रुपये की स्थिति कहां हो रही है, ये सारा आपको जानने की जरूरत है। आज भारत सरकार के ऊपर 514 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा हो चुका है और भारत अभी इस समय भारी अर्थव्यवस्था से डगमगाया हुआ है। और वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बहुत ज्यादा, आयुर्वेद के लिए भी काम करते थे। वे ऐसा कोई सेक्टर नहीं था इस देश के लिए जिसके लिए काम नहीं कर रहे थे, भारी अलग अलग सेक्टर्स के लिए वो काम कर रहे थे। जो हर किसान को वे एक ऐसा चाहते थे कि किसानों को इतना उन्नतशील बनाना चाहते थे, गौ माता जो कट रही है उसके लिए काम कर रहे थे। आप ये समझ लीजिए बच्चे से लेकर के जवान तक का, स्वास्थ्य से लेकर के इकोनॉमी तक का भाई राजीव दीक्षित सोचते थे, लेकिन उनको इन विदेशी ताकतों ने मार दिया गया। ये एक ऐसी घटना पहली बार नहीं हुआ, इसी प्रकार से घटना जो लाल बहादुर शास्त्री के साथ में भी हुआ। देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री को जब बाहर देश में गया ताशकंद समझौते के दौरान वहां मार दिया गया और उसके बाद आने के बावजूद भी कोई बड़ी छानबीन नहीं हुई, कोई बड़ा यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर इनकी घटना को आप देखें भाई राजीव दीक्षित की, तो जो आप समाज जानते थे वे गांव गांव में अलग अलग शहरों में जा करके स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, विदेशी का जो है लगातार वो भगाने की कोशिश कर रहे थे, उनको मार दिया जाता है। जबकि उनके कई व्याख्यानों में, कई उनके अलग अलग प्रवचनों के माध्यम से उसमें आया हुआ है कि उनको ना बीपी था, ना जो है उनको शुगर था, ना उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। जो सबको हार्ट का ज्ञान देता था, सबको शुगर का ज्ञान देता था, आयुर्वेद की औषधियों को रखते थे, होम्योपैथ की औषधियों को रखते थे, तो क्या वो आसानी से ऐसे मर सकते थे? नहीं मरे। अगर आसानी से मरे भी तो भी पोस्टमार्टम क्यों नहीं गया? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि क्यों आखिर पोस्टमार्टम नहीं किया गया? जो इतनी बड़ी विदेशी ताकतों से लड़ रहा था और इस देश में खत्म हो जाते हैं, फिर भी उसका जो है पोस्टमार्टम नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा षड्यंत्र है जो जिसको परिकल्पना करना इतना आसान नहीं है। इस देश में आज गुलामी की एक बड़ी पहल हो चुकी है और देश आज 80% व्यापार विदेशी के हाथ में है। चाहे वो कोई भी हमारा सेक्टर हो, ऐसा कोई सेक्टर ना बचा है
जिस सेक्टर पे आज विदेशियों का कब्जा नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो, चाहे वो एफएमसीजी पे हो, चाहे वो फूड सेक्टर्स पे हो, चाहे वो कृषि सेक्टर्स पे हो, आप एवरी सेक्टर्स को उठा के देख लीजिए जिस पे हर एक बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड है और जहां आज देश के अरबों रुपया प्रतिदिन बाहर जा रहा है। और उसी के खिलाफ जो लड़ाई कर रहे थे भाई राजीव दीक्षित, उसको आसानी से मार दिया गया और इस देश में उसके ऊपर बड़ी बहस नहीं हुई, पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश किया गया। भाई आज राजीव दीक्षित के लिए हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं भाई राजीव दीक्षित से जुड़े लाखों कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि इस देश में वापस उनकी सोच को पूरा करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। वो चाहते थे एजुकेशन व्यवस्था को बदलाव किया जाए, मतलब हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिले, युवा जो बाहर हमारा टैलेंट जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। वो चाहते थे कि कृषि व्यवस्था में कैसे परिवर्तन लाए, स्वास्थ्य को कैसे अच्छा किया जाए, इकोनॉमी को कैसे किया जाए, बहुत सारे वो चीजों को जानते थे, करना चाहते थे। उनके संकल्प को आज हम पूरा करना चाह रहे हैं और उनके जो एक विचार था उसको हमारे समृद्ध भारत आंदोलन के तहत एक बड़े रूप में करने जा रहे हैं। मैं समस्त उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आज हमको उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए एकजुट होकर करना पड़ेगा। आप यदि अलग अलग मिलकर के हम लोग करते रहेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, विदेशी ताकतें बढ़ती रहेंगी। आज चाइना कोरोना वायरस ला करके पूरी दुनिया के लाशों के ढेर पे एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेम यही अमेरिका ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, पूरी दुनिया को लड़ा करके सबसे पहले सुपर पावर अमेरिका बन गया था। उसके बाद में ये सारे देश ऐसी ही रणनीति अपनाते हैं और भारत देश हमेशा से पीछे होता रहा है। और आज भी भारत देश अब कोरोना के कारण से जो आर्थिक स्ट्रक्चर जो भयानक खराब होगा, तो आज हमको इन चाइनीज कंपनी को, इन विदेशी कंपनीज को हमको आज संभलने की जरूरत है। तो मैं आप सभी जो भाई राजीव दीक्षित से जुड़े कार्यकर्ता थे, मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आइए आप और हम सब मिलकर के इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, इस राष्ट्र को बनाने के लिए, भाई राजीव दीक्षित की उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए एकजुट होकर के एक साथ में मिलकर के हम काम करते हैं। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आइए हम यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ असंग आश्रम में आपके साथ में मिलकर के इस राष्ट्र के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकल्प भाई राजीव दीक्षित की सोच को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। या आप हमारे नंबरों में बात करके आप भी हमारे साथ स्वदेशी की परिकल्पना को, देश की इकोनॉमी के सपना को, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, किसान के समृद्धि को लेकर के कि किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, हर एक गांव पे हम किस तरीके के जो उनके मॉडल देखना वो चाहते थे, गौ सेवा को वो कैसे करना चाहते थे। तो आज हम गांव-गांव पे गौ सेवा के लिए, गांव-गांव पे जो है स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए और बहुत सारे तमाम उनके जो जुड़े हुए कार्य थे उसको कर रहे हैं। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जो हमारे साथ परोपकार के कार्यकर्ता हैं वे तो लगे ही हैं, लेकिन मैं भाई राजीव दीक्षित से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप भी आइए हमारे साथ। एक साथ देखो क्या है कि एक साथ में मिल करके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों को लड़ने के लिए 7 लाख क्रांतिकारी इस देश को लगे थे, अपने जी जान लग गए थे। ऐसा समझ लीजिए कि इस देश के लिए मर मिटे थे, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। आज हमको 7 करोड़ क्रांतिकारियों की जरूरत है। हम 7 करोड़ स्वदेशी समृद्धि अभियान के अंतर्गत में जोड़ना चाहते हैं। हमारे परोपकार स्वदेशी समृद्धि कार्ड की सदस्यता बना करके हम 7 करोड़ सदस्यों के साथ मिलकर के, क्योंकि एक सदस्य के साथ में मिनिमम 10 परिवार तो जुड़े ही रहते हैं, तो अगर हम इतने ही जोड़ लेंगे तो पूरे देश में क्रांति होगी और पूरे देश को बदला जा सकता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप हमारे इन नंबरों से फोन करें और बात करें और हमारे साथ पूरी राष्ट्रव्यापी आंदोलन में, जो आंदोलन इस बार रोड में नहीं होगा, कहीं धरना दे करके नहीं होगा, इस बार जो आंदोलन होगा वो सीधा करके होगा कि हमको करना है, हमको इन विदेशी सामानों का, हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट्स लाना है, चाहे मोबाइल टेक्नोलॉजी का हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हो, एफएमसीजी सेक्टर्स का हो, हर एक सेक्टर्स पे जितना ज्यादा हमसे पॉसिबिलिटीज है, जहां तक संभव है। देखो जो संभव नहीं है वो तो फिर हमको हमारी मजबूरियां हैं, लेकिन जो मजबूरियां हैं उसको भी अगर हम अगले 10 सालों तक अगर कोशिश करेंगे, हमारे देश की युवा कमजोर थोड़े ना है, आपके घर के बच्चे कमजोर थोड़े ना है, उनको सीख दीजिए, उनको बताइए। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप अपने टैलेंट्स को समझिए, आप अपने टैलेंट्स को अगर समझ लेंगे तो आज देश भारत इतना पीछे है, इतना पीछे है, अमेरिका से कई गुना पीछे, चाइना से कई गुना पीछे, रूस से कई गुना पीछे है। आप साधारण सी बात नहीं, यही दुबई जाके देख लीजिए कि आप जब दुबई देख के आओगे, मैं तो देख के आया हूं, दुबई देख करके आ जाओ तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप दुबई जैसे जहां की जनसंख्या 33 लाख है उससे कितने पीछे हैं आप। आपको होश उड़ जाएगा कि आप किस
का अभिमान करते हो, किस चीज का आपको अहंकार है समझ में नहीं आता। हम इतने पीछे चले गए हैं, आज आपको जागने की जरूरत है। और जगेंगे कैसे, मैं बहुत सारे और भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल जानकारी नहीं दे रहे हैं, अलग अलग स्तरों में बहुत सारे हम इस देश को उठाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि आइए आप और हम मिलकर के इस राष्ट्र की जिम्मेदारी है। आप इस देश में रहते हो, स्वार्थ से ऊपर उठिए, स्वार्थ से ऊपर उठ करके इस देश के लिए जिए, इसलिए राष्ट्र के लिए कीजिए। और केवल अपनों के लिए करना भी अच्छी बात नहीं है। मैं आप सबसे कहूंगा कि ये राष्ट्र आपका होना चाहिए, क्योंकि देश में खुशहाली आएगी तो सबके घर में खुशहाली आएगी। अगर राष्ट्र खुश होगा तो आप भी खुश होंगे, राष्ट्र अगर बदलेंगे तो आप भी बदलेंगे। और साथ में भाई राजीव दीक्षित की आज मैं जो बात कर रहा था, उनके लिए हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना जान दे दिए थे, जो अपने कुर्बान हो गए, इस देश के लिए शहीद हो गए और बेईमानों ने उनको मार डाला था। उनकी सच्चा बदला यही होगा कि हम देश के लिए काम करें, उनके अभियानों को आगे बढ़ाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं।